हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी में जलवायु। और जलवायु के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मानसून, यानी कि भारत की जलवायु या भारत का मानसून कैसा है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि भारत में किस जलवायु या किस मानसून से अधिक वर्षा होती है, कैसा तापमान होता है, कौन भारत को कैसे प्रभावित करता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम चैप्टर की बात करेंगे मानसून की। इसमें हम छोटा सा एक नोट्स देखते हैं कि मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या मौसम। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से होता है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75% से अधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया, जैसे आप देखिए कि ये आपका भारत का नक्शा है, दक्षिण भारत का। तो ये वाला जो एरिया है, जो अरब सागर के ऊपर की हवाएं बहती हैं, ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और यहीं से प्रवेश करके मानसून क्या करता है, भारत में सबसे अधिक बारिश कराता है। भारत में इसकी जो सक्रियता है वो जून से शुरू हो जाती है। कब से शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे जून के तट पे जो है कि केरल के तट पे या कर्नाटक के तट पे जून में हवाएं यहाँ से टकराती हैं और बारिश की शुरुआत यहाँ से होती है। आगे देखते हैं, भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर होता है। मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी कभी मानसून लेट हो जाता है, अर्थात बारिश लेट होती है, जिससे बहुत सारी फसलें सूख जाती हैं। खासकर जो खरीफ फसलें लगती हैं, खरीफ फसलें कब लगती है, मई जून में, जिस समय बारिश के पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आपका धान सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चावल की फसल, तो इसके लिए बारिश को अच्छा माना जाता है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। उष्ण मतलब होता है गर्म, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर हमारा देश है और लगभग 8 डिग्री से शुरू होता है और लगभग 23-24 डिग्री तक कर्क रेखा तक तो गर्माहट रहती है, इसलिए हमारा उष्ण मानसूनी जलवायु देश भी कहता है। हालांकि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों में ही आता है। उपोष्ण और उष्ण का मतलब हो गया कुछ ठंडा और कुछ गर्म। अगर आप देखेंगे ऊपर ये वाला जो जोन है, ये 37 डिग्री के आसपास है, जो कि हिमालयी क्षेत्र होता है, तो ये थोड़ा सा ठंडा होता है, उपोष्ण वाला एरिया। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि कर्क रेखा के नीचे की स्थिति की बात करें, ये रही कर्क रेखा और ये आपके लगभग 8 डिग्री के आसपास की रेखा है, तो ये वो पूरा जो जोन है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये गर्म होता है। विषुवत रेखा के नज़दीक होने से सूर्य के आसपास की हमेशा सूर्य के सामने रहता है, इसलिए ये गर्म होता है क्षेत्र, और इसको हम कहते हैं उष्ण। इसको क्या कहते हैं, उष्ण, और इसके ऊपर वाले को उपोष्ण कहते हैं। इसलिए भारत की जलवायु में दोनों ही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, मानसून की प्रारंभिक अवस्था कैसे होती है। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय और स्थलीय भाग में भिन्न भिन्न दर में मात्रा में गर्म होना, यानी कि अलग अलग तरीके से स्थल भाग गर्म होता है और जल भाग भी गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में गर्मी में क्या होता है कि बहुत अधिक गर्माहट हो जाती है, जिस कारण वहाँ पे निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। और इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा होता है, क्योंकि आप देखिएगा गर्मी में कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको स्थलखंड ज़्यादा गर्म दिखेगा, पानी जो है कि ठंडा रहेगा। नॉर्मल पानी सामान्यतः क्या होता है, ठंडा होता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसके और आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उच्च वायुदाब बना रहता है, कहाँ पे, आगे हम देखते हैं कि हिंद महासागर के क्षेत्र पे क्या होता है, उच्च वायुदाब बन जाता है, यानी कि हाई प्रेशर बन जाता है, और इससे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है। किधर होता है, उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है। अतः अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है कि ITCZ विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। कैसा है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज होती है, जो ये ITCZ होता है, यहाँ पे तो गर्म वाला एरिया होता है विषुवत रेखा के निकट, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास ये डेवलप होता है। और जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। व्यापारिक पवन का मतलब क्या हो गया, जो 0 डिग्री है मान लीजिए ये, तो कुछ पवनें ऐसे आके मिलती हैं यहाँ पे उत्तर भारत से, और कुछ जो है कि इस तरीके से 0 डिग्री के ऊपर चलती हैं हवाएं, तो ये आके क्या होती हैं, यहाँ पे आपस में मिलने लगती हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं व्यापारिक हवाएं। और इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है और उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती है, और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है।
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है ITCZ की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा, कौन से, पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी होता है। अभी देखिए कुछ टिपिकल शब्द हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जब प्रश्न हम करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। वहीं पूर्वी जेट प्रवाह क्या होती है, यानी कि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है उसकी उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जैसे मान लीजिए ये उत्तर का भारत है, ठीक है, ये उत्तर का भारत है, यहाँ पे जो है कि कुछ इस तरीके से आप समझेंगे। और मैंने एक छोटा सा रफ बना दिया आइडिया, रफली मैंने जो है कि एक भारत का मैप बना दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हिमालय का क्षेत्र होता है और ये जो तिब्बत का होता है, तो यहाँ से जो है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम उठती है और ये भारत के ऊपर से होते हुए हिंद महासागर में जो है कि दक्षिण की ओर जो है कि संचरण करती है। तो इसी को कह रहा है दक्षिणावर्ती परिसंचरण कहते हैं। वहीं वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण से संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है। इनका वर्षा काल का अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं और पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट स्ट्रीम की प्रवाह के निर्भर करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ भारत की अगर स्थिति को हम बनाएं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ तट के समीप तो ज़्यादा बारिश होती है और ये जो बंगाल की खाड़ी है इससे हमारे उत्तर भारत के मैदानों में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे चक्रवात की उत्पत्ति होती है, यहाँ से होती है बारिश। आगे देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग ITCZ की स्थिति पर निर्भर करता है। इसी को हम मानसून द्रोणी भी कहते हैं। मानसून में विच्छेद क्या होता है, जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा में असफल रहती हैं, यानी वर्षा कराने में असफल होती हैं, तो इसको कहा जाता है कि वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। कैसा दौर आ जाता है, शुष्क दौर, और इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आना है। मानसून का प्रत्यावर्तन यानी कि रिट्रीट ऑफ द मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है। 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है और मध्य अक्टूबर तक ये क्या करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है और लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में पहुंचकर वर्षा कराती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लगभग अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर, और इसीलिए हम लोग उत्तर भारत में तो गर्मी में चावल की खेती करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में स्पेशली तमिलनाडु में जाड़े में खेती होती है। आइए अब इससे संबंधित कुछ MCQs देखते हैं कि PCS में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से होती है, हिंदवी भाषा से, इंग्लिश या स्पेनिश या आंग्ल, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, अरबी भाषा से। देखिए MP PCS में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल मानसून पर निर्भर करता है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है दोनों, और इसी वजह से जो है कि स्पष्टीकरण भी सही होगा, क्योंकि हिमालय की वजह से ही उसकी अलग एक विशेषता बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में दिया हुआ मानचित्र को देखकर इसका हम वितरण बताएंगे। तो मानचित्र वाले प्रश्न तो देखिए UPSC में पूछा जाता है, आप देख सकते हैं कि IAS प्री 1994 में पूछा गया है। आइए यहाँ हम देख लेते हैं, ये कुछ आप देख सकते हैं कि नंबर 1 कह रहा है कि 27 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश, नंबर 2 कह रहा है 25 से 27, नंबर 3 22 से 25 और नंबर 4 बिलो 22। तो ये जो जगह दिख रही है आपको, जैसे 1 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 नंबर दिख रहा है, यहाँ 1 नंबर दिख रहा है, वहीं 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि इसमें यहाँ पे पूछा गया ना अभी आपसे, ये वाला जो प्रश्न क्या कह रहा था,
लिख रहा है कि किसके वितरण के संदर्भ में है। देखिए ये किसके वितरण के संदर्भ में, तो ये जो इमेजिनेशन दी गई है ये सामान्यतः तापमान के वितरण के बारे में बात हो रही है। किसके वितरण के बारे में? तापमान के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माध्य ताप। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह है। बिल्कुल सही है। भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। तो कह सकते हो कि उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच, अगर उष्ण कटिबंधीय अक्षांश की बात करें तो कौन सी होगी? कर्क रेखा जो है कि क्या करती है? भारत को दो भागों में बांटती है, तो हम इसको दोनों को ही सही मान लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये दे रहा है कि भारत की उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थिति का मतलब हो गया कि एक तो हो गई कर्क रेखा और एक कोई मकर रेखा, इसके बीच में 0 डिग्री। तो क्या भारत यहाँ बसता है? बिल्कुल नहीं, भारत तो कर्क रेखा और 0 डिग्री के बीच में बसता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आर। तो केवल ए सही है और आर गलत है। अगला दे रहा है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो हमने ये देखा कि दक्षिण भारत में जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले यहाँ पे केरल के तट पर होता है, जो 1 जून को होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो भाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्योंकि जब भारत में कुछ इस तरीके से मानसून प्रवेश करता है, इस तरीके से, तो ये क्या दिशा दे रहा है? ये दक्षिण पश्चिम है, क्योंकि अगर आप भारत को कुछ इस तरीके से डिवाइड करोगे तो ये तो हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आ रही हैं वो उत्तर और पूरब की ओर जा रही हैं। किधर जा रही हैं? उत्तर और पूरब की ओर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो देखिए भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है, इस वाली लोकेशन से। यहीं से मानसून की शुरुआत होती है 1 जून जो है कि केरल से। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं। क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो उच्च ताप से जो है कि हवाएं चलती हैं और हिंद महासागर से जो निम्न वायुदाब चलती हैं, जब ये आपस में इस तरीके से टकराती हैं तो ये व्यापारिक पवनें बनती हैं और यहीं से जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ ये हवाएं प्रवाहित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डायग्राम बेसिस है, हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि ऐसे इमेज में नहीं समझ में आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो अगर हम इसमें देखेंगे मुंबई, लेह, दिल्ली, बंगलुरु, तो आपको लगेगा कि लेह में तो बहुत ठंडक है, लेकिन असल में लेह सबसे सूखा का मतलब हो गया कि यहाँ बारिश जो है कि 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो लेह भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न है भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार पर के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? तो बी हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस को समताप रेखा के रूप में इसे हम मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, या अंडमान द्वीपों में, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो सही जवाब हो जाएगा डी। ये दैनिक तापांतर का मतलब होता है दोस्तों कि दिन में मान लीजिए 40 डिग्री का टेम्परेचर है और रात में हो जाता है 5 डिग्री का टेम्परेचर, तो इन दोनों में अंतर कितना आ गया? 35 डिग्री का अंतर आ गया। और सामान्यतः जितने भी रेतीले क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तानी वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर दिन में जितना अधिक तापमान होता है उतनी ही तेज़ी से रात में घट जाता है। तो अंतर कितना आ गया? 35 डिग्री का अंतर आ गया। तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? जब ये वापस लौटते हैं, जब ये मानसून यहाँ से वापस लौटते हैं इस तरीके से अक्टूबर नवंबर में, तो ये तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराते हैं। तो सामान्यतः इसको हम नवंबर और दिसंबर मान लेंगे। क्या मानेंगे? नवंबर और दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण है कि क्या? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, यानी स्थल खंड और जो समुद्र है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्थल खंड हो गया, यहाँ का तापमान अलग होता है, ठीक है, और ये जो समुद्र है यहाँ पे अरब सागर है, इनका तापमान अलग होता है। तो इन दोनों के तापमान का जो अंतर होता है, इसी की वजह से मानसून जो है कि जल्दी बनता है और फिर विस्थापित होता है उत्तर भारत की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दक्षिण भारत में जितनी अधिक वर्षा करा लेता है उतनी ही उत्तर भारत में वर्षा कराए, ये जरूरी नहीं है। अगला स्टेटमेंट है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम उत्तरी भारत की बात करेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं तो पूरब में तो वर्षा ज़्यादा कराएंगी, लेकिन पश्चिम में कम होती चली जाएंगी। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, 1 और 2।
क्वेश्चन नंबर 17 है आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। यह आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट है कि आईओडी की जो परिघटना इंडियन ओशन डाइपोल ये मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। आइए यहाँ समझते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म और ठंडा हो जाता है। तो इसलिए इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न है अमृतसर शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों देखने को मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे कि अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश रेखा पे, लेकिन शिमला हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जो है कि आपको क्या देखने को मिलता है, पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन अमृतसर में कुछ सूखा एरिया रहता है। तो इनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। कितनी ऊंचाई में भिन्नता होने की वजह से इसमें अंतर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में आर्द्र दक्षिण पूर्व पाया जाता है। कैसा आर्द्र और दक्षिण पूर्व, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि दक्षिण पूर्व इसलिए क्योंकि भारत का विभाजन जब आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे जो है कि दक्षिण और पूर्व के स्थिति में क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो पश्चिमी घाट भी प्रभावित होता है, दक्कन का पठार भी, मध्य प्रदेश भी, लेकिन छत्तीसगढ़ का बेसिन इससे प्रभावित न होकर बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। आर्द्र मतलब क्या होता है, थोड़ी सी नमी युक्त यानी कि गीली जलवायु। तो आप देखेंगे कि अहमदाबाद में जो है कि गुजरात पश्चिमी तट पे सूखी जलवायु, लुधियाना पंजाब में ये भी सूखी जलवायु, लेकिन कोच्चि और तेजपुर ये दोनों ही तट के समीप हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि 2 और 4 तट के समीप होने की वजह से यहाँ पे कुछ नमी रहती है, आर्द्र जलवायु होती है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है। मानसून का निवर्तन मतलब मानसून जब वापस होता है तो साफ आकाश को इंगित करता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की स्थिति को और स्थल पर तापमान के बढ़ने को। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2, 3 ये तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाओं की कहलाती हैं। यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगतियां पछुआ हवाओं के भाग होते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ था वो दिया था 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, जबकि विशेषता क्या होनी चाहिए थी कि 30 और 60 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पवनें चलती हैं। यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे या फिर हम 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ की बात करेंगे। एक साथ हम दोनों की बात नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था। अगला है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित होता है कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे। और ये भूमध्य रेखा से ही 0 डिग्री से ही 15 डिग्री या तो नॉर्थ में खिसक जाता है और या फिर 15 डिग्री जो है कि साउथ में खिसक जाता है। तो इसी की वजह से जो है कि जो आपकी मानसूनी स्थिति होती है वो भी खिसक जाती है। तो भूमध्य रेखा पर ये पाया जाता है 0 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 25 है राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं। कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो देखिए जो पूर्वी हवाएं होती हैं उसका तो कोई यहाँ से मतलब कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि पूर्वी हवाएं आपके बंगाल की खाड़ी के समीप होती हैं, जबकि राजस्थान पश्चिम क्षेत्र में है। और अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, तो इसका संबंध वर्षा से होता है, न कि धूल भरी आंधियों से। तो यह भी गलत है। लेकिन ये सही है कि कुछ स्थानों पर जो संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है, जब 2 हल्की वायु जो है कि आपस में ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे धूल कण को भी ऊपर उठाती हैं और फिर आंधियों की तरह चलने लगती हैं। और यहाँ पे अब इसका लास्ट प्रश्न है आपका, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडरों के अनुसार काल अनुक्रम में बैठाइए। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। अब आप इसको जो है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार आप बैठाइए, यानी कि हिंदी पंचांग के अनुसार। तो आप देखेंगे कि 3rd, 2nd, 4th, 1
तो पहले क्या होती है, वसंत ऋतु होती है आपके फरवरी मार्च में। फिर उसके बाद आपकी क्या आती है, गर्मी की ऋतु आ जाती है, यानी कि मई जून के आसपास, अप्रैल में। और फिर उसके बाद वर्षा आ जाती है जुलाई अगस्त सितंबर में। और फिर उसके बाद आती है आपकी नवंबर दिसंबर में शरद ऋतु, यानी कि ठंडी ऋतु। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 1। तो ये था दोस्तों आपका जलवायु का पहला चैप्टर, जिसमें मानसून पढ़ा, और दूसरा हम पढ़ेंगे वर्षा, जो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।